So, good morning everyone. I am so happy to see you here क्योंकि ये दर्शाता है आप अपने स्वास्थ्य को लेकर के कितने सजग हैं, है ना। आज का जो सेशन है वो हम लोग प्राइमरी हेल्थ इंडाइसेस या प्राइमरी हेल्थ मेजर्स आप कह सकते हैं। वैसी कौन सी चीजें हैं जिनको अगर हम लोग जानकारी रखें, जिनके बारे में हमको पता हो कि उनका अभी वर्तमान वैल्यू क्या है, और अगर उसको नियंत्रण में रखें तो नियंत्रण में रखना तभी संभव हो पाएगा जब हमको ये पता हो कि उसका नॉर्मल रेंज क्या है। और ये करने से आप बहुत लंबे समय तक स्वस्थ रह सकते हैं। डॉक्टर्स से आपकी दूरी बनी रह सकती है ना। आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इन चीजों को नियंत्रण में रखेंगे तो। अच्छी बात यह है कि इनको नियंत्रण में रखने के लिए आप खुद ही काफी है ना। आपके द्वारा दिन भर में की गई गतिविधियां, आपके द्वारा किए गए खान पान, आपके द्वारा किए गए एक्सरसाइजेज, आपका लाइफ स्टाइल, ये सारी चीजें ही तय करता है कि ये वैल्यूज कितने ऊपर या कितने नीचे या कितने नियंत्रण में रहेंगे, है ना। तो आज हम इनके बारे में एक एक करके जानेंगे। इससे पहले जो लोग सेशन में आ गए हैं, अगर आप इस स्थिति में हैं कि आप अपने वीडियो को ऑन रख सके तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आपका वीडियो ऑन रहे ताकि मैं आपसे बात कर पाऊं सीधा, है ना। दूसरा, मैं ये भी जानना चाहूंगा कि पिछले सेशन में हम लोगों ने ये बात की थी कि अगले 10 दिनों तक के लिए दूध से बने आइटम को छोड़ देना है, न चाय पीना है, न कॉफी, न कुछ ये। तो क्या कुछ लोग ऐसा कर पा रहे हैं? जो ऐसा कर पा रहे हैं वो चैट बॉक्स में हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो नहीं कर सकते हैं। हाँ में अगर कर रहे हैं तो हाँ में दे सकते हैं, है ना। एंड इसके अलावा स्पाइसी फूड्स और ये सारी चीजें भी हम लोगों ने छोड़ने की बात की थी। रोशन जी ने तुरंत जवाब दिया है हाँ। निर्भय जी भी हाँ कह रहे हैं। वेरी गुड, वंडरफुल, वंडरफुल। ये सारी चीजें आपको काफी फायदा पहुंचाने वाली है। 7 दिन हो गया है, 3 दिन और नियंत्रण रखना है अगर आपने इसको छोड़ रखा है तो। प्राइमरी हेल्थ मेजर्स में अगर हम लोग बात करें तो शुरुआत करते हैं वजन से, है ना। किसी भी व्यक्ति को देख करके ही आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका वेट ज्यादा है या कम है या नॉर्मल है। और फिर उसके आधार पे आप ये कह सकते हैं कि इसके पास क्या किस तरह की बीमारियां हो हुई होंगी या हो सकती हैं या होने वाली हैं या अभी है ना। तो ये आप कर सकते हैं वजन को देख करके ही, वेट को देख करके ही। लेकिन उस वेट में अगर हम एक एग्जैक्ट फिगर चाहे कैसे नियंत्रण में रखें, क्योंकि वजन तो हर व्यक्ति का अलग अलग होगा, है ना। तो उसका जो कोई आदमी 5 फीट 9 इंच है तो उसका वजन कुछ और होगा। तो उसका एक पर्टिकुलर पैरामीटर नहीं हो सकता कि इतना किलो, 60 किलो वजन जो है वो आइडियल वेट है। तो उसके लिए एक आइडियल आंकड़ा निकाला गया, और उस आंकड़े को अगर आप नियंत्रण में रख लेंगे तो फिर आप शायद बहुत सारी चीजों से बच सकते हैं। ऑल्दो मैं अगेन आपको ये कहना चाहता हूं कि वेट जो है उसको भी बहुत सारे कंपोजिशन होते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि वजन सिर्फ आपको किसी एक चीज के कारण होगा। वजन किसी व्यक्ति का हो सकता है 50 किलो हो और वो स्वस्थ हो। दूसरा व्यक्ति उसी हाइट का, उसका वजन 50 किलो हो और वो अस्वस्थ हो। दोनों के बीच में अंतर क्या होगा कि एक व्यक्ति में वजन जो है वो फैट के कारण ज्यादा होगा, एक व्यक्ति में वजन जो है वो फैट उसके मसल के कारण 50 किलो हुआ होगा, और दूसरे में फैट के कारण 50 किलो हुआ होगा। तो जिसके में फैट के कारण होगा वो अस्वस्थ होगा, जिसके में मसल के कारण हुआ होगा उस वो स्वस्थ होगा। तो ये एक अंतर होता है कि एक ही वजन, एक ही पर्टिकुलर चीज का आदमी, एक ही लंबाई का आदमी स्वस्थ भी हो सकता है, अस्वस्थ भी हो सकता है। और इसीलिए हम लोग दूसरे हेल्थ मेजर्स की भी बात करेंगे। लेकिन आइए शुरुआत करते हैं प्राइमरी हेल्थ मेजर के पहले फैक्टर से, और वो है बॉडी मास इंडेक्स, है ना। यह निकाला जाता है आदमी की लंबाई और आदमी की हाइट को देख करके, है ना। आदमी की लंबाई और सॉरी आदमी के वजन को देख करके। इसका एक सिंपल फॉर्मूला है, आप चाहे तो उसको लिख सकते हैं, है ना। वेट इन किलोग्राम, आपका वजन जो है वो किलो में कितना है उसको भागा देना है, डिवाइड करना है आपके हाइट जो मीटर में होगा उसके स्क्वायर से। यानी जैसे मेरी मेरी हाइट अगर 174 सेंटीमीटर है तो मीटर में ये कितना हो जाएगा? 1.74, है ना। 1.74। और मेरा वजन अगर 71 केजी है, 71 किलो है, तो मैं 71 किलो को 1.74 से 2 बार भागा दूंगा, और फिर जो आंकड़ा निकलेगा वो मेरा बीएमआई होगा, बॉडी मास इंडेक्स होगा,
है ना। आप लोग चाहें तो अपना अपना निकाल सकते हैं। आपको अपना वजन पता होना चाहिए और आपको अपना हाइट पता होना चाहिए। जैसे मैं अपना कैलकुलेट करके आपको बताता हूँ। मेरा हाइट है 1.74 मीटर और वजन है 71 केजी। तो 71 को मैंने भाग दिया 1.74 से, और एक बार फिर से भाग दिया मैंने 1.74 से, तो ये आया 23.45, है ना। तो आपका भी कुछ ना कुछ इस तरह का वैल्यू होगा। तो वो वैल्यू आप अपने मन में रखिए या चाहे तो चैट बॉक्स में लिख दीजिए, और अगले स्लाइड में आपको पता चलेगा कि यह जो है वो बिल्कुल नॉर्मल है, या नीचे है, या ज्यादा है ना। अब यहां आप देख रहे हैं कि बॉडी मास इंडेक्स के आधार पे लोगों को 5 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला है अंडरवेट, यानी जिसका वजन से भी कम है, जिसका होना चाहिए जितना वजन उससे भी कम है, यानी उसको और बढ़ाने की जरूरत है। एक है नॉर्मल, एक है ओवरवेट यानी थोड़ा सा ज्यादा, एक है ओबीज यानी ज्यादा ज्यादा, और एक है ओबीज का क्लास 2 लेवल कह सकते हैं, बहुत ज्यादा ओबीज, और वो बहुत ज्यादा मोटापा का शिकार है। कैसे अंतर करेंगे बीएमआई के आधार पे, इसको कैसे कैटेगराइज करेंगे, तो ये उसके नॉर्मल रेंजेज है ना। अगर आप 18.5 से कम हैं, यानी बीएमआई का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, आप घर पे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है ना। आप अपने वजन को मीटर स्क्वायर में भाग दें, है ना, जो भी आपका लंबाई है मीटर में, उससे 2 बार भाग दीजिएगा तो आपका बीएमआई निकल जाएगा। और ये वैल्यू अगर 18.5 से कम आता है तो आप अंडर वेट है ना। कम वजन के कारण जितने शरीर में समस्याएं हो सकती हैं वो होंगी आपको। 18.5 से 22.9 है तो नॉर्मल है। अभी जैसे मैं अपना देख रहा था तो मेरा कितना आया था, 23.45, यानी मेरा भी आधा पॉइंट के लगभग ज्यादा है ना। मुझे भी अभी और आधा पॉइंट कम करने की जरूरत है। ऑल्दो मेरे डाइटिशियन ने मुझे कहा है कि मुझे वजन बढ़ाने की जरूरत है, यानी अगर मैं वेट बढ़ाऊंगा तो ये बीएमआई थोड़ा सा और मेरा बढ़ेगा ही, है ना। तो इसलिए मैंने आपको कहा कि बीएमआई हेल्दी भी दिखा सकता है आपको और अनहेल्दी भी दिखा सकता है, लेकिन ये एक मोटा मोटा इंडिकेटर होता है ना। इसलिए क्योंकि आपके अंदर फैट का अगर ज्यादा है, वेट में पार्टिसिपेशन, तो आप अनहेल्दी होंगे, लेकिन अगर मसल में ज्यादा है तो फिर आप हेल्दी होंगे। तो मेरे साथ वही इशू है। मुझे 2 किलो वजन बढ़ाने के लिए मेरे डाइटिशियन ने कहा है, मेरे न्यूट्रिशनिस्ट ने कहा है, और वो मुझे मसल के रूप में बढ़ाना है, ना कि फैट के रूप में, है ना। और मैं उस पर वर्क भी कर रहा हूँ। तीसरा है ओवरवेट। 23 से 24.9 के बीच में अगर है तो वो ओवरवेट है। 25 से 29.9 के बीच में है तो ये ओबीज क्लास 1 है। और फाइनली अंतिम जो है वो है ओबीज क्लास 2, यानी 30 से ज्यादा जिसका भी ये फाइनल आंकड़ा आएगा वो ओबीज क्लास 2 में आएगा। इसका मोटापा और ज्यादा होगा। नीचे में उसके रिस्क लिखे हुए हैं कि क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, है ना। लो मॉर्बिडिटीज वाला जो है वो अंडरवेट है, एवरेज है नॉर्मल, इंक्रीज्ड है, यहां से आपको समस्याएं होनी बढ़ती है, मॉडरेट है ओबीज क्लास 1 में, और अगर आप ओबीज क्लास 2 हैं तो फिर आपको सीवियर चैलेंजेस होने के रिस्क बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। जनरली जैसे जैसे फैट का कंसंट्रेशन बढ़ता है वैसे वैसे आपका मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स बढ़ते हैं, है ना। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स यानी कि आपका लिवर प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा होगा, आपको शुगर का प्रॉब्लम होने की शुरुआत हो जाएगी, और ये सारी समस्याएं हो सकती है ना। तो ये एक पहला इंडाइसिस था जो कि हम लोगों को नियंत्रण में रखना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि ये 18.5 से 22.9 के बीच में हो। अगर थोड़ा ज्यादा है तो भी आप चेक करवा लें कि ये सही है या और कम करने की जरूरत है। जैसे मैंने जब पूछा तो मुझे कहा गया कि मुझे 2 किलो वजन बढ़ाना है, यानी मेरा अभी ये ठीक है, 23.45 है, तो ये और थोड़ा सा बढ़ करके 23.6 23.7 तक जाएगा, है ना। दूसरा, ये भी आप घर पे कर सकते हैं, इसको कहते हैं वेस्ट टू हिप रेशियो, है ना। वेस्ट टू हिप रेशियो, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेजरमेंट है और सिंपलेस्ट है, सबसे आसान तरीका है, सबसे कॉमन तरीका है, जिससे आप अपने एब्डोमिनल ओबेसिटी के का पता कर सकते हैं। यानी पेट के इर्द गिर्द जो मोटापा हुआ है उसके बारे में आप पता कर सकते हैं, है ना। और ये आपको मोटापा और हेल्थ से जुड़ी हुई रिस्क को भी इंडिकेट करता है ना।
बेसिकली बॉडी फैट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है, कहाँ कहाँ हुआ है, उसको आप इससे पता कर सकते हैं। आप देख रहे हैं वेस्ट टू हिप रेशियो के आधार पे आपके स्क्रीन पे 5 अलग अलग फिगर्स बने हुए हैं, है ना। सबसे पहला है, इसको रिवर्स ट्रायंगल बोलते हैं, है ना, उल्टी दिशा में त्रिकोण बना हुआ है। यानी ऊपर के साइज में तरफ में फैट का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है, और जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं वैसे वैसे फैट का कम होता जा रहा है। ये जो है वो एप्पल शेप है ना। ये आप देख रहे हैं सेब के आकार का बना हुआ है। ज्यादातर ये इस तरह का जो आकृति है वो मेल में दिखता है, पुरुषों में दिखता है ना। उनके पेट के आसपास का जो है फैट बहुत ज्यादा होता है, बेली फैट जिसको बोलते हैं। और फिर ये आप देख पा रहे हैं, ये एक अलग आकृति है, जिस आकृति में आप देख रहे हैं कि नीचे भी ज्यादा है, ऊपर भी ज्यादा है, बीच में ये कम हो गया है ना। ये तीसरा चौथा जो है वो पीयर शेप में है। यहां पर ऊपर से कम है, और फिर जैसे जैसे नीचे आते हैं ये बढ़ता जाता है ना। हिप के आसपास का ज्यादा होता है, वेस्ट पे कम है, ऊपर और कम होता है। और ये रेक्टेंगुलर है, चारों तरफ एक दिशा में एक समान है। डिपेंडिंग अपन फिगर, जो हमारी आकृति है, इसके आधार पर हमें अलग अलग तरह के रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं, है ना। जनरली जब आपका बेली फैट के आसपास में ज्यादा फैट होगा, बेली के आसपास में आपका जो वेस्ट का साइज है वो ज्यादा होगा, हिप का साइज कम होगा, तो ये आपको अगेन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स पैदा करेगा, और इसी के कारण आपको सारी तरह की बीमारियां होंगी। डायबिटीज, लिवर, किडनी, हार्ट का प्रॉब्लम, ये सब यहीं से पैदा होता है। तो हम लोगों को हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हम लोग के लिए आइडियल शेप क्या होगा। ये अगर हम ये पीयर शेप में हैं तो फिर ये हमारे लिए एकदम आइडियल शेप है, आइडियल फिगर है, जो हमको ये हासिल करने का प्रयास करना चाहिए। महिलाओं में ये ज्यादातर होता है ना। आप यहां देख रहे हैं कि वेस्ट टू हिप रेशियो को निकालने के लिए क्या करना होगा, हमको अपना वेस्ट का मेजरमेंट करना होगा और हमको अपना हिप का मेजरमेंट करना होगा। वेस्ट का मेजरमेंट कैसे करें, जो इंच टेप है उस टेप को आपको जमीन के पैरेलल रखना है ना, ना ऐसे ऊपर की तरफ ना ऐसे नीचे की तरफ, वो एकदम सीधा होना चाहिए। और वेस्ट को नापने के लिए जो आपका नाभि के पास का जो बटन होता है ना, हम लोग जो बटन यहाँ लगाए हुए हैं, तो नाभि के पास जो बटन होता है या नाभि जो होता है उसके गिर्द में अपना टेप को रख करके नाप लीजिए कि कितना सेंटीमीटर हुआ। तो ये आपका वेस्ट का सेंटीमीटर नपा गया। हिप के लिए आपको जो वाइडेस्ट पोर्शन है, जो सबसे चौड़ा हिस्सा है हिप का, उस जगह पर ले जा करके अगेन टेप को सीधा रखते हुए उसको नाप लेना है, और वेस्ट में हिप से डिवाइड कर देना है। सेंटीमीटर सेंटीमीटर में दोनों ले लीजिए और उसको डिवाइड कर दीजिए, तो जो निकलेगा वो आपका वेस्ट टू हिप रेशियो कहलाएगा। इसके आधार पे अगेन आप जिन रिस्क कैटेगरीज में गिरेंगे वो है लो हेल्थ रिस्क, मॉडरेट हेल्थ रिस्क और हाई हेल्थ रिस्क। क्या है इसके आंकड़े और क्या है इसका वैल्यू, जिसके आधार पे हम इस 3 कैटेगरी में फॉल करेंगे, जहां पे हमारा कम स्वास्थ्य समस्या हो सकता है ठीक ठाक, और फिर ज्यादा समस्या हो सकता है। इस तीनों के लिए ये आंकड़े आपके स्क्रीन पे आ गए हैं। मेन और वुमेन के केस में ये अलग अलग है ना। वुमेन के केस में आप देख रहे हैं कि अगर उनका वेस्ट टू हिप रेशियो 0.85 से ज्यादा है ना, वेस्ट का सरकमफ्रेंस लेकर के हिप का सरकमफ्रेंस लेकर के डिवाइड कर दिए, या आंकड़ा अगर 0.85 से ज्यादा है, तो ये हाई रिस्क जोन है ना। ज्यादा बीमारियां होने की संभावनाएं हैं, कम उम्र में ही ज्यादा जल्दी बीमार या उनको घेरनी शुरू कर देंगी। अगर ये 0.80 से 0.85 के बीच में है तो मॉडरेट है, और 0.80 से नीचे है तो फिर कम है ना। तो उनको हमेशा यह प्रयास करना चाहिए कि उनका वेस्ट टू हिप रेशियो जो है वो 0.80 से नीचे हो आइडियली। मेल के केस में अगर इनका वेस्ट टू हिप रेशियो 1.0 से ज्यादा है तो फिर हाई रिस्क है, 0.90 से 0.99 है तो मॉडरेट है, मेरा इसी कैटेगरी में फॉल करता है ना। मुझे भी 0.90 से कम करना है, यानी फैट को और थोड़ा कम करके मसल मास हम बढ़ा लेंगे तो फिर ये चीजें मेरे साथ सुधर जाएंगी। और 0.90 से नीचे है तो फिर ये लो हेल्थ रिस्क में आएगा, है ना। आई होप कि ये आंकड़े आप समझ गए हैं। आप घर पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने ये जो पहले दोनों इंडाइसेज आपको बताए हैं, वो दोनों इंडाइसेज आप अपने घर पर भी कैलकुलेशन आराम से कर सकते हैं, है ना। वेस्ट निकाल लीजिए, हिप निकाल लीजिए और उसको डिवाइड कर दीजिए।
बीएमआई का फॉर्मूला आपको याद हो ही गया होगा या आपने लिख लिया होगा कि आपका वजन भागा मीटर में आपका जो लेंथ है उसको स्क्वायर से, यानी 2 बार उसको भाग दे देना है तो हो जाएगा आपका। तीसरा जो प्राइमरी हेल्थ मेजर है वो है बॉडी फैट परसेंटेज। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ना। शरीर का वजन ज्यादातर लोगों में इसी के कारण बहुत ज्यादा होता है, या वो बहुत ज्यादा फूला हुआ दिखते हैं, बहुत ज्यादा मोटे दिखते हैं, फैट परसेंटेज, बॉडी फैट परसेंटेज के ज्यादा होने के कारण। अगेन मेरा आपसे ये सवाल रहेगा कि क्या शरीर में फैट जरूरी है या बिल्कुल भी जरूरी नहीं है ना? या क्या आपके हिसाब से क्या है, फैट क्यों जरूरी होता है या नहीं होता है ना? तो आप चाहें तो चैट बॉक्स में मुझे जवाब दे सकते हैं। तब तक मैं आपको इसकी परिभाषा बताता हूं कि बॉडी फैट क्या है। बॉडी फैट जो है वो हमारे शरीर में स्टोर्ड एनर्जी का एक फॉर्म है, और ये बेसिकली एडिपोज टिश्यू से बना हुआ होता है ना? अगेन चूंकि कोई जवाब नहीं आया है, लेकिन सेकंड लाइन में आप यहां देख रहे हैं, वी ऑल हैव बॉडी फैट, है ना? हम सबों के अंदर में बॉडी फैट है, और ये बहुत ही इसेंशियल है शरीर के फंक्शनिंग के लिए और मेटाबॉलिज्म प्रोसेस के लिए। इनफैक्ट कुछ फैट जो है वो जरूरी है, आवश्यक है, उन वो नहीं रहेंगे तो फिर आपके शरीर में समस्याएं होंगी। लेकिन अगर आपका ज्यादा मात्रा में फैट है तो ये हानिकारक है, ये हार्मफुल है ना? सबक्यूटेनियस फैट जो हमारे स्किन के लेयर के ठीक नीचे होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना? फैट का एक लेयर जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के ऊपर होता है, बहुत जरूरी होता है, कुशनिंग का काम करता है। जब कभी भी उसको झटका लगेगा तो उसको बचाएगा, है ना? तो ये इस तरह की चीजें हैं। लेकिन यही जब ज्यादा मात्रा में होने लगता है तो वो नुकसानदेह होता है। जब भी हम अपने हेल्थ नीड को एसेस करते हैं तो बॉडी फैट परसेंटेज को देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है ना? और फिर ये आपको बताता है कि आप हेल्दी कैटेगरी में है, अनहेल्दी कैटेगरी में है, अंडर फैट है या ओवर फैट है ना? तो ये बॉडी फैट परसेंटेज का इंपॉर्टेंस है। अगेन ये आपके सामने चार्ट है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं, और जब आप कभी मेजर कराएंगे तो फिर आप देख पाएंगे कि आप किस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं। ये कलर जो है वो अंडर फैट का है, ये कलर जो आप देख रहे हैं वो हेल्दी का है, ये ओवर फैट का है, और ये ओबीज का है ना? तो अगेन ये महिलाओं और पुरुषों के केस में अलग अलग है। अगर कोई महिला 20 से 39 साल की है तो उसका जो हेल्दी बॉडी फैट परसेंटेज है वो होगा 21% से लेकर के 33% के बीच में। अगर उसका बॉडी फैट परसेंटेज आता है तो ये हेल्दी है। और अगर जैसे जैसे उम्र बढ़ी है वैसे वैसे ये बढ़ा है, आप देख रहे हैं। मेल की बात करें तो 20 से 39 साल के मेल के लिए उसका जो बॉडी फैट परसेंटेज है वो 8% से लेकर के 19% के बीच में होना चाहिए। अगर वो 40 से 50 है, चूंकि मैं इसी एज ग्रुप में हूँ, 44 ईयर्स का हूं, तो मेरे लिए ये आइडियल है कि मेरा 11% से लेकर के 21% का होना चाहिए। तो ये ज्यादा हेल्दी होगा। मैं अपना थोड़ा सा चेक करता हूं, मैंने अभी हाल में चेक किया था कि कितना है, तो मैं आपको एग्जैक्ट आंकड़ा बता पाऊंगा। मेरा बॉडी फैट जो है पिछली बार मैंने जब जांच किया था उसके हिसाब से थोड़ा सा ज्यादा था, इसीलिए मुझे मेरे इसने कहा था कि कम करना। हाँ, मेरा 24.4% बता रहा है ना? आप यहाँ पता नहीं, आई डोंट नो आप देख पाएंगे या नहीं। यस, यस, आई डोंट नो, शायद नहीं दिख रहा होगा। तो 24.4% है। तो मेरा होना कितना चाहिए था? यहाँ पर है वो 11% से लेके 19% के बीच, यानी 5% ये ज्यादा है। और इसीलिए मेरे डाइटिशियन ने मुझे कहा कि आपको 2 से 3 किलो वेट बढ़ाना है, लेकिन मसल बढ़ाना है। जैसे ही मसल आप बढ़ाएंगे तो फैट परसेंटेज आपका ऑटोमेटिकली कट डाउन हो जाएगा। तो आई एम सीरियसली गोइंग टू फॉलो दैट, है ना? ये आप ले चुके होंगे। तो आपको भी अपना बॉडी फैट पता होना चाहिए, और इसको हमेशा नियंत्रण में रखने से आप बहुत सारी समस्याओं से बच सकते हैं। विसरल फैट, अगेन ये एक इंपॉर्टेंट है। बॉडी फैट इज डिफरेंट, विसरल फैट इज डिफरेंट। तो आप यहां इस चार्ट के हिसाब से देख सकते हैं, और पहला लाइन में ही देखिएगा कि विसरल फैट इज द डेंजरस फैट अराउंड योर ऑर्गन्स, है ना? आपके इंटरनल ऑर्गन्स जिसमें लिवर, किडनी, गॉल ब्लैडर, कोलोन, स्मॉल इंटेस्टाइन, इस सब के ऊपर जो फैट का लेयर बनता जाता है धीरे धीरे, उसको हम लोग विसरल फैट बोलते हैं। ये इस ऑर्गन के ऊपर होता है और उसको प्रेस करता है, कंप्रेस करता है। आप यहाँ इस चार्ट में देख रहे हैं कि ये हमारा लिवर है,
ये हमारा किडनी है, ये हमारा गॉल ब्लैडर है, ये कोलोन एरिया है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये जो स्किन के ठीक नीचे वाला फैट है दैट इज सबक्यूटेनियस फैट, ये जो आप देख रहे हैं, ये हमारा स्टोमक रीजन है, ये एब्डोमिनल कैविटी है, और ये जो पीला वाला इतना बड़ा आप एरिया देख रहे हैं, ये विसरल फैट है ना। ये जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे और भी रिस्क बढ़ते जाते हैं हमारे शरीर में, ऑर्गन के फेल्योर से। मल्टी ऑर्गन फेल्योर हम लोगों ने कई बार सुना है, ये बहुत ज्यादा इसमें भूमिका अपनी प्ले करता है। यहां देख रहे हैं, इट इज नॉट द फैट यू कैन पिंच और सी बीनीथ योर स्किन, है ना, वो ऐसा जैसे यहाँ पे हम एक फैट को यहाँ पिंच कर पा रहे हैं, लेकिन ये एक ऐसा फैट है जिसको आप ना ही देख सकते हैं आंख से, ना ही आप इसको पिंच करके महसूस कर सकते हैं। इट इज द स्टील्दी फैट दैट सराउंड्स योर इंटरनल ऑर्गन्स एंड कैन पोज अ सिग्निफिकेंट थ्रेट टू योर हेल्थ, है ना। इसके कारण आपके स्वास्थ्य में गंभीर चुनौतियां आ सकती हैं, तो इसको रेंज में रखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पूरे पिक्चर में आप देख ही रहे हैं कि एब्डोमिनल कैविटी के अंदर फॉल करता है, और इसीलिए यहाँ पे कह रहा है विसरल फैट रिजाइड्स डीप इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी एंड हेंस हार्डर टू लूज एंड टू सी, और इसीलिए इसको लूज करना मुश्किल होता है, देखना तो मुश्किल है ही। आइए इसके नॉर्मल रेंज के बारे में जानते हैं। कहता है कि अगर आपका विसरल फैट 1 to 9 के बीच में है तो ये नॉर्मल है, अगर ये 10 से 14 है तो हाई है, और अगर ये 15 से 30 है तो वेरी हाई है ना। हमको याद है हम जब स्टार्ट किए थे अपना हेल्थ जर्नी, तो मैंने जब जांच कराई थी तो मेरा 16 आया था पहली बार में, और वो जो 16 था दैट वाज वेरी हाई, वेरी हाई। तो मुझे इसी के कारण मेरे जो जहां मैंने जांच कराया था उन्होंने कहा कि आपके हेल्थ पे बहुत सारे रिस्क हैं, अगर आप इसको जल्दी नियंत्रण में नहीं लाएंगे तो आने वाले समय में आपको कई गंभीर स्वास्थ्य चुनौतियां हो सकती हैं, जिसमें दिल से जुड़ी बीमारियां भी हैं, किडनी से जुड़ी बीमारियां भी हैं, लिवर से जुड़ी बीमारियां भी हैं। आप देख ही रहे थे ये उन सारे ऑर्गन्स के ऊपर में जमा हुआ हुआ था, है ना। तो मैंने लगातार सीरियसली इस पर काम किया जैसे जैसे उन्होंने मुझे बताया, और फिर फाइनली मैं इसको 9 में लाने में सफल रहा था। तो 1 to 9 के रेंज में मेरा आया, तो ये नॉर्मल है अभी, है ना। इसके बाद का जो बॉडी कंपोजिशन में जो मेजर्स हैं, हेल्थ मेजर्स में, इंडाइसेस में, वो है मसल मास परसेंटेज। आप देख ही रहे हैं यहाँ पे आपको मसल की तस्वीर बनी हुई है। मसल मास, शुरू से ही हम लोग बात कर रहे हैं कि जब भी आपका बॉडी फैट ज्यादा होगा तो ये कम होगा, और उसको कम करेंगे तो आप इसको बढ़ाएंगे तो उसको कम करेंगे, तो ये आपका मसल मास परसेंटेज बढ़ाना है। ये क्या है? ये प्रोपोर्शन ऑफ मसल है हमारे बॉडी वेट में, शरीर के वजन में बॉडी फैट एक इंपॉर्टेंट फैक्टर था, साथ ही में ये भी एक मसल का कितना प्रोपोर्शन है वो बताता है इसका परसेंटेज। अगेन मसल्स वेरी 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 रिस्पॉन्सिबल, जिसका भी मसल मास परसेंटेज ज्यादा होगा उसका शरीर बहुत ही एक्टिव होगा, है ना। 80 साल 82 साल की उम्र में भी आप अपनी कुर्सी से उठ और बैठ पाए, आप अपने गोद में अपने पोतों परपोतों को ले पाए, नाती नातिनों को ले पाए, है ना, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? ये मसल मास परसेंटेज। अगर आपका मसल उस समय कम होगा तो यकीन मानिए आप अपनी कुर्सी से अपने बेड से भी उठ नहीं पाएंगे, है ना। और गोद लेने की तो बात ही छोड़ दीजिए, किसी तरह के वजन उठाने की तो बात ही छोड़ दीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारे ओवरऑल हेल्थ के लिए, है ना। ये लोगों के बीच में वैरी करता है, आप देख ही रहे हैं, और ये कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे आप कितने फिट हैं, आपका बॉडी साइज क्या है, आपका जेंडर क्या है, मेल है या फीमेल है ना। आइए इसके एक्चुअल परसेंटेज को जानते हैं कि ये कितना होना चाहिए। नॉर्मल रेंज, अगर आप 18 से 35 साल के हैं तो 40 से 44 होना चाहिए, अगर आप 36 से 55 हैं तो 36 से 40 के बीच में होना चाहिए, और मेरा 32.5 है ना। मैं जानबूझ करके आपको बार बार इस अपने आंकड़े बता रहा हूं, क्योंकि मुझे भी इसको बढ़ाने की जरूरत है। मसल मास 32.5, है ना। तो मेरे न्यूट्रिशनिस्ट ने इसीलिए मुझे कहा कि आप जो 2 किलो वजन बढ़ाएंगे आपको मसल बढ़ाना है ना, प्रोटीन इंटेक ज्यादा होगा, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आपकी ज्यादा होगी। तो ये 32.5 से जैसे ही 36 पहुंचेगा ये मेरा नॉर्मल रेंज में आ जाएगा, और इसके बढ़ने के साथ मेरा फैट कम हो जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली नॉर्मल रेंज में आ जाएगा, है ना। अभी
मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिनको मैंने अभी जांच करवाया है ले जा करके, है ना। तो आप देखिए, जैसे मेरा ही अभी हम कह रहे थे कि 32.5 है, तो मेरा कहाँ फॉल कर रहा है, वैसे एज ग्रुप में जो 56 से 75 साल के एज के लोगों का होना चाहिए। यानी अगर हम 32.5 पर हैं, तो मेरा शरीर भले ही 44 साल का है, लेकिन ये 56 साल के आसपास का मसल है ना। आपका अगर इससे भी कम है, जैसे किसी का 31 से भी कम है, तो यकीन मानिए वो दिन भर क्रैम्प से, है ना, उसके देह हाथ में दुनिया भर का दर्द होता रहता होगा, और उसको लगता होगा कि हम कुछ कर नहीं सकते, वजन नहीं उठा सकते, किसी भी चीज में थक जाते हैं। थोड़ा भी दूर पैदल चले तो सांसें मेरी तेज चलने लगती हैं। क्यों? क्योंकि वो अंदर से बहुत ही कमजोर है, उसके अंदर में उसका मसल परसेंटेज बहुत ही लो है ना, 31 से नीचे। हम तो लगभग 70-75 लोगों का जांच कराए हैं, आपको पता ही है, मैंने बताया था पिछली बार भी। उनमें से अधिकांश लोगों का ये 30 से 35 के बीच में ही रहता है। यानी उनकी उम्र जो है 56 से 85 के आसपास के बीच के हिसाब से उनका मसल है, तो शरीर भी उनका उसी हिसाब से रिएक्ट करता है ना। हम लोगों को आइडियली अगर 36 साल से ऊपर हमारी उम्र है, तो 36 से 40 के बीच में लाना चाहिए, और अगर हम 36 साल से नीचे हैं तो 40 से 44 के बीच में लाना चाहिए इसको, मसल को इंटेक को बढ़ाने का। नाउ मसल मास कैसे बढ़ता है? तो मसल को बढ़ाने के लिए आपको अपने डाइट में प्रोटीन रिच डाइट को ज्यादा शामिल करना होता है। बिकॉज प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मसल्स, है ना। वही आपको हर एक कोशिका का निर्माण, साथ में मांसपेशियों के निर्माण में प्रोटीन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। उसके अलावा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, यानी अपने शरीर को वजन से पुश करना, है ना। सुबह में आधे घंटे जो हम लोग एक्सरसाइज करते हैं योगा में, आपने देखा होगा कुछ ऐसे एक्सरसाइजेज है जिसमें हमारा शरीर ही वजन का काम करता है। हम ऐसे हाथ रख के, पैर रख करके खड़ा होते हैं, फिर स्ट्रेच करते हैं, तो हम करते क्या है बेसिकली, वेट जो है वो देते हैं। ग्रेविटेशन जब हमको खींचता है तो वो वजन देता है, और हमारा शरीर ही वजन का काम कर रहा होता है, तो हमारे मसल्स स्ट्रेंथन होते हैं उससे, है ना। महिलाओं के केस में आप देख रहे हैं 18 से 35 साल की है तो उनका 31 से 33 होना चाहिए। 36 से 55 साल के बीच की है तो 29 से 31 होना चाहिए। 56 से 75, 27 से 30, 76 से 85, तो इनका 26 से कम होना चाहिए। तो ये मसल मास का परसेंटेज है। आई होप कि आपने इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। लास्ट जो प्राइमरी इंडाइसेस है, प्राइमरी हेल्थ मेजर्स में से आता है, दैट इज बेसल मेटाबॉलिक रेट। ये जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है, वो बेसिकली उस रेट को कहते हैं जब हम लोग कुछ नहीं कर रहे होते, यानी रेस्ट में होते हैं, आराम कर रहे होते हैं, उस समय भी हमारा शरीर काफी कैलोरी को बर्न करता है ना। हम सो रहे होते हैं उस समय भी हमारा शरीर कैलोरी को बर्न कर रहा होता है, क्योंकि शरीर के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए उन कैलोरीज की ये जरूरी है। यहां आप देख सकते हैं, इसको डिफाइन कर रहा है। Basal metabolic rate tells us how many calories our body needs for basic functions like breathing and digestion, है ना। मैंने कहा जब हम सो रहे होते हैं, तो क्या सोते समय भी सांस हम लेते हैं? सोते समय भी हमारा दिल धड़क रहा होता है? सोते समय भी हमने जो खाया है उसके डाइजेशन की प्रक्रिया चल रही होती है। तो इन सारी चीजों में जो कैलोरी बर्न होता है उसी को हम लोग बेसल मेटाबॉलिक रेट कहते हैं। बीएमआर जो है वो 60 से 75% टोटल कैलोरी जो दिन भर में जलते हैं हमारे शरीर में, उसका 60 से 75% इस बीएमआर के कारण ही जलता है। बीएमआर इज सेंट्रल टू कैलोरी बर्निंग एंड हेंस प्लेज अ क्रूशियल रोल फॉर प्लानिंग न्यूट्रिशन एंड वेट मैनेजमेंट। ये चूंकि 60 से 75% इसी का है इंपॉर्टेंट रोल, तो ये बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है आपके न्यूट्रिशन और वेट मैनेजमेंट में। अब सपोज किसी व्यक्ति का 1800 बीएमआर है, और वो दिन भर में 2400 कैलोरी का खाना खा रहा है, तो 600 कैलोरी एक्स्ट्रा हुआ। अब अगर उसको वजन कम करना है, तो आपको उस 600 कैलोरी से ज्यादा कैलोरी और बर्न करना पड़ेगा, क्योंकि 1800 तो आपका ऑटोमेटिक बर्न हो रहा है। लेकिन अगर आप 600 कैलोरी से ज्यादा नहीं बर्न कर पाए, तो बचा हुआ कैलोरी जो है वो अगेन फैट के रूप में एक्यूमुलेट होगा, और आपका वजन कम होने की बजाय बढ़ने लगेगा, है ना। यानी किसी को वजन बढ़ाना है, तो जो कैलोरी हम दिन भर में ले रहे हैं उससे
कम बर्न करेंगे, और किसी को वजन कम करना है तो जो कैलोरी हम लोग दिन भर में ले रहे हैं उससे ज्यादा बर्न करेंगे। तो ऑटोमेटिकली ये वेट मैनेजमेंट का प्रिंसिपल यही है। और कैलोरी किस फूड में कितना होता है उसके हिसाब से अपने डाइट को प्लान करना, उसके हिसाब से अपने न्यूट्रिशन को प्लान करना, इसी को तो प्लानिंग न्यूट्रिशन और डाइटिशियन का काम होता है ना। एक न्यूट्रिशनल एडवाइजर और डाइटिशियन का काम यही होता है ना। तो हमको एक बेसिक अवेयरनेस होना चाहिए कि किस चीज में कितनी कैलोरी होती है ना। आप एक चम्मच अमूल बटर ले आए, एक एक अमूल बटर का सैसेट एक ले आए इतना छोटा वाला, और वो खा लिए, तो यकीन मानिए कि 2 बार जो पूरा भरपेट खाना खाइएगा ना, उसके बराबर का कैलोरी आपने सिर्फ उस एक पर्टिकुलर बटर से ले लिया है ना। एक इतना छोटा 10 ग्राम 20 ग्राम का उससे आपने ले लिया, जितना आप 2 बार फुल मील लेते। तो फिर वो कैलोरी बर्न करने के लिए आप 4 दिन जिम में जाएंगे तो भी कम होगा, है ना, तो भी कम होगा। तो ये कुछ प्राइमरी इंडाइसेस थे जो आपको पता होना चाहिए था। अगेन ये आपके सामने स्क्रीन पे फैट और मसल का है। अगर आप अपने बीएमआर को बढ़ाना चाहते हैं, है ना, बेसल मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाना चाहते हैं, तो अपने शरीर में जब जब आप मसल को बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका बीएमआर बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर 1 किलो फैट जो है वो 4 कैलोरी बर्न करता है, तो 1 किलो मसल जो है वो 28 कैलोरी बर्न करता है। यानी मेरा वजन अगर 75 किलो है, 70 किलो है, उसमें से 40 किलो फैट है, तो फिर 160 कैलोरी के आसपास वो फैट को चाहिए। लेकिन अगर 40 किलो मेरा वो मसल रहता, तो 40 × 28 यानी 1120 कैलोरी उसको चाहिए था। तो ऑटोमेटिकली मेरा बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है वो बढ़ जाएगा, और हम अपने वजन को नियंत्रण में रखने में सफल होंगे। और इसीलिए नीचे वाला लाइन आप देख रहे होंगे, हायर द बीएमआर बेटर इट इज फोकस ऑन इंक्रीजिंग मसल मास इन द बॉडी वेट, है ना। आप देख रहे हैं 2 किलो का फैट कितना जगह लिए हुए है, और 2 किलो का मसल कितना कम जगह लिए हुए है। इसको इस तरह से समझिए कि आप कहीं पे 5 किलो जो है वो रुई रख दीजिए, तो वो कितना ज्यादा जगह ले लेगा, है ना। है ना, किसी किसी का शरीर जो इतना फैला हुआ है, क्यों? क्योंकि वो फैट ज्यादा हो गया, 5 किलो फैट है ना। और वहीं पे उसके बदले 5 किलो का एक बटखरा रख दीजिए, तराजू पर जो बटखरा रखते हैं वो कितना कम जगह लेगा वो, है ना। तो वो ऑटोमेटिकली दुबला दिखेगा, ऑटोमेटिकली वो लीन दिखेगा, है ना। तो ये हमारे शरीर में मसल को बढ़ाने की जरूरत होती है। अगेन ये व्यक्ति के साइज माने उसके जो लंबाई है उसका और वजन के हिसाब से किसी का बेसल मेटाबॉलिक रेट ज्यादा और कम हो सकता है। अच्छी बात यह है कि ये आपके हाथ में है, आप इसको चाहें तो बढ़ा सकते हैं। तो जितना ज्यादा आपका बीएमआर होगा उतना बढ़िया होगा। मैंने अपना जो अभी मेरा जो आंकड़ा है वो कह रहा है कि मेरा बीएमआर 1912 है ना। हमको याद है हम जब जिस समय शुरू किए थे उस समय 1600 के आसपास था। तो जैसे जैसे मेरा फैट कम होता गया, मसल बढ़ता गया, वैसे वैसे ये मेरा बीएमआर भी बढ़ता गया। तो 1900 इज मोर देन इनफ, ये बहुत ज्यादा होता है ना। अगर ये 2000 के आसपास हो जाए तो और मजा आ जाएगा मुझे, है ना। तो ये कुछ प्राइमरी इंडाइसेस थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए। होप कि ये आपकी जानकारी के बढ़ाने में सफल हुए होंगे। जो लोग पटना में मौजूद हैं उनके लिए एक बहुत ही जबरदस्त मौका है, अच्छा मौका है। आप अपना वजन, लंबाई और अपना वेस्ट टू हिप रेशियो ये तो घर में कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन बाकी सारी चीजों के लिए आपको एक बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस मशीन चाहिए। और साथ में इसके साथ यहाँ जाने से क्या फायदा होगा कि आपको एक बोन मिनरल डेंसिटी यानी हड्डियों के घनत्व का भी जांच कराने का मौका मिल जाएगा। हड्डियां आज के दिन में एक बहुत बड़ी समस्या है, आपको पता है। ज्यादातर लोगों के हड्डी कमजोर है, या तो उनको ऑस्टियोपेनिया है, और कुछ लोगों को तो ऑस्टियोपोरोसिस भी हो चुका है, उनकी हड्डियां खोखली हो चुकी हैं। तो उसको भी हम लोग वहां पे जांच कराएंगे। एमवे ऑफिस में ये दोनों मशीनें हैं। बीएमडी का मशीन तो काफी महंगा आता है, वो लगभग 8 लाख 10 लाख रुपए का आता है, बोन मिनरल वाला जो चेक करता है। बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस मशीन तो कहीं मिल जाता है, 7-8 हजार रुपए में आप ले सकते हैं, उम्र उनका आता है। तो अगर आप पटना में अवेलेबल हो, या आपके कोई भी रिलेटिव मौजूद हो, आपके कोई भी दोस्त मौजूद हो, आपका कोई भी जानने वाला मौजूद हो जिसको आप चाहते हैं कि वह स्वस्थ रहे, तो आप उनको यहाँ भेज सकते हैं। शर्त सिर्फ इतनी ही है कि उनको अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा और अपॉइंटमेंट ले लेना होगा, है ना। क्योंकि 11 बजे से 6:30 बजे तक ही हम इसको कर रहे हैं हम लोग। तो हर 15 मिनट में 2 लोगों का किया जा सकता है। तो मोटा मोटी आप देखिए 11 बजे से 6:30 का मतलब हुआ लगभग 7.5 घंटा है हमारे पास। तो आधे घंटे में 4 लोगों का अगर हम लोगों ने किया,
तो 1 घंटे में 8 लोगों का किया तो 7.5 घंटे में 60 लोगों का कर सकते हैं। बीच में लंच ब्रेक वगैरह होता है तो उसको फिर माइनस कर दें, तो 50 से 54-55 लोगों का हम लोग कर सकते हैं। तो जो कोई भी अपना जांच कराना चाहते हैं, वो एक लिंक है, उस लिंक पे क्लिक करके अपना अपॉइंटमेंट जरूर बुक कर लीजिए। और साथ में जिसको भी भेजना चाहते हैं उसको भी यही बात बोलिए कि अपना अपॉइंटमेंट जरूर बुक कर लीजिए। मैं लिंक को अभी तुरंत चैट बॉक्स में शेयर कर देता हूं, सो दैट कि आप उसके माध्यम से अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकें। मैं तुरंत उसको अभी तुरंत आपको दे देता हूं। आई होप कि आज का जो ये सेशन है वो आपको हेल्पफुल रहा होगा, और आप अपने इन सारी चीजों की जानकारी जुटा लेंगे, उसको कहीं कागज पे नोट कर लेंगे या एक फॉर्म पे रख लेंगे, और फिर इसको आने वाले 1 महीने 2 महीने में अपने रेंज में, नॉर्मल रेंज में लाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि यकीन मानिए, ये नॉर्मल रेंज में लाना आपके हाथ में है। इसके लिए आपको किसी तरह की मेडिसिन की जरूरत नहीं है, किसी तरह की दवा की जरूरत नहीं है। जरूरत है सिर्फ और सिर्फ अपने लाइफ स्टाइल में एक्सरसाइज को शामिल करने का, अपने लाइफ स्टाइल में डाइट को सही करने का। और अगर ये दोनों काम आपने कर लिया, तो फिर आप इसको आराम से कंट्रोल में ला सकते हैं। तो ये आपके सामने चैट बॉक्स में आ गया है वो लिंक, जिस लिंक पे क्लिक करके आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, है ना। आप इसको कॉपी कर लीजिए, जिसको भी भेजना होगा उसको भेज सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, विद दिस आई फिनिश दिस सेशन। आज का सेशन मैं जानबूझ करके छोटा रखना चाहता था, क्योंकि मुझे काफी इंगेजमेंट्स हैं। सुबह 8 बजे भी मैं एक जगह गया हुआ था, भाग भाग करके आया हूं ताकि आपसे बात कर सकूं। और फिर अभी जैसे ही इसको खत्म करूंगा, तुरंत भाग करके जाऊंगा। एक पूर्व आईएएस अधिकारी हैं गोरेलाल सर, उनके घर पे मुझे बुलाया गया है, कुछ जरूरी काम है। वहां से फिर ओम प्रकाश सर के साथ जाएंगे, दिन भर लोगों का अपॉइंटमेंट बुक कराएंगे, ताकि कल उन सबों की जांच कराएं और उनको स्वस्थ रहने में मदद कर सकें। आपके लिए भी ये दुआ है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं कल, अगर आप पटना में हैं तो। बाय बाय।